ओके जी, मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 7, जो कि हमने कल डिस्कस कर लिया था क्वेश्चन नंबर 6। 7 पे चल रही हूँ मैं। फाइंड द बुक वैल्यू फॉर ईच ऑफ द एसिड्स शोन इन द फॉलोइंग टेबल अज्यूमिंग दैट MACRS, which stands for Modified Accelerated Cost Recovery System, depreciation is being used. See table 4.2 on page 166 for the applicable depreciation percentages. अच्छा, पहले हम ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं ये है क्या है। आप लोग जानते हैं ना कि एसिड्स की हम डेप्रिसिएशन लेते हैं तो बहुत ही बेसिक जो मॉडल्स होते हैं ना वो नॉर्मली इस्तेमाल करे होते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। स्ट्रेट लाइन में क्या होता है कि आप कॉस्ट पे एक फिक्स्ड परसेंटेज चार्ज कर रहे होते हो, रिड्यूसिंग पे आप बुक वैल्यू पे एक परसेंटेज चार्ज कर रहे होते हो। ये जो MACRS है ये इनसे डिफरेंट है और ये US में ही इस्तेमाल होता है, जो ये कंटेंट जो बुक है वो US बेस्ड है, तो उसी वहीं पे इस्तेमाल होता है। मैं आपको भी शो करती हूँ, ये रहा, उसने रेफ़र किया हुआ है इसको, पेज 166। अब यहाँ पर इन्होंने क्या किया होता है कि सेट किया होता है कि एसिड्स कैन बी यूज्ड फॉर 3 years, फॉर 5 years, फॉर 7 और फॉर 10। आप एक यूज़फुल लाइफ एस्टिमेट कर लेते हो और उस लाइफ के बाद आप उसकी डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एसिड 3 साल इस्तेमाल होगा तो फिर आपने ये वाले रेट्स लेने हैं, ये 4 साल डेप्रिशिएट होगा और फिर आपने ये रेट्स लेने हैं। अगर एसिड की यूज़फुल लाइफ 5 years है तो फिर वो 6 years डेप्रिशिएट होगा और आपने ये वाले रेट्स जो मेंशन्ड है वो लेने हैं अंडर द टेबल। ठीक, अब मैं वापस सवाल पे दोबारा जा रही हूँ। सवाल में क्या था, हमने बुक वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड द बुक वैल्यू। बुक वैल्यू कैसे निकालते हैं, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अब यहाँ पर 5 एसिड्स हैं ABCDE, हर एक की आपको इंस्टॉल्ड कॉस्ट गिवन है, रिकवरी पीरियड मौजूद है, यानी कि ये हमने जो यहाँ पर फॉलो करना है कि 5 है, 7 है, 10, 3 जो भी है, और इलैप्स टाइम सिंस परचेज, यानी कि कितने साल हो गए उसे ख़रीदे हुए। तो बुक वैल्यू हमने निकालनी है आज। लेट से अगर एसिड A है तो उसको ख़रीदे हुए 2 years हो गए हैं, यानी कि 2 years की डेप्रिसिएशन इस पर सिर्फ पड़ेगी। सारा नहीं ले लेना, जितने साल इस्तेमाल हो चुका है वह सिर्फ उतने सालों की डेप्रिसिएशन लेनी है। मैंने इसको सॉल्व किया है अभी, ये देखो। बुक वैल्यू इज इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ एसिड्स माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो कॉस्ट ऑफ एसिड तो पता थी 8,90,000 ये गिवन है यहाँ पर। ठीक, ये निकालनी थी। क्या किया मैंने, रिकवरी पीरियड देखा 5, इलैप्स टाइम है जी 2 years, यानी कि इसको 2 साल हो चुके हैं गुजरे हुए, तो हमने 2 years की डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है अंडर 5 year। तो जब मैं 5 year वाला टेबल देखती हूँ, ये 5 year है, तो पहले दो सालों के परसेंटेज क्या है 20 एंड 32, तो मैं इन दोनों को ऐड करती हूँ तो आ जाता है 52%। तो मैंने क्या करना है, सिंपली कॉस्ट का जो कि 8,90,000 थी 52% लिया और वो आ जाता है 4,62,800। ठीक, डिफरेंस लिया तो ये आपकी बुक वैल्यू आ गई, राइट। तो इस तरह से आपके सामने एसिड B, C, D और E हैं। याद रखिएगा कि हमने ये कौन सा कॉलम इस्तेमाल करना है, इट डिपेंड्स ऑन दिस इंफॉर्मेशन। अगर वो कहता है 5 years तो फिर मैंने 5 year वाला उठाया था। अगर वो लिखता है 7 years, ठीक है, जैसे BA 7 years वाला है और 4 साल इस्तेमाल हो चुका है, तो व्हाट आई विल डू, अब मैं रेट्स लूँगी 7 years वाले, ये वाला कॉलम इस्तेमाल करूँगी। और चूंकि वो कह रहा है कि 4 years इस्तेमाल हो चुका हुआ है तो मैं क्या करूँगी, 4 years मतलब है कि 14 प्लस 25 प्लस 18 प्लस 18 प्लस 12, तो मैं 69% उसकी लूँगी डेप्रिसिएशन, राइट। तो इस तरीके से आपने सॉल्व करना है और फिर आपने डिफरेंस देना है, तो वो क्या आ जाएगी, बुक वैल्यू। अच्छा, अब मैं इससे थोड़ा आगे जो B, C, D और E वाले पार्ट्स हैं आप लोग खुद सॉल्व कर लेंगे इसी पैटर्न पे। अब मैं चलती हूँ क्वेश्चन नंबर 15 पर, जो कि इससे रेलेवेंट है, मैं पहले इस पर इसलिए आ गई हूँ। टेस्टी बेकरी कॉरपोरेशन इज़ इवेल्युएटिंग द एक्विजिशन ऑफ अ bakery machine that cost 72,000 and requires $3,000 in installation cost। हमें पता होना चाहिए कि जो इंस्टॉलेशन कॉस्ट है वो कॉस्ट ऑफ परचेज में ऐड की जाती है, क्योंकि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर ही है। तो एक्चुअली कॉस्ट क्या बन जाएगी, 72 + 3 विच इज़ इक्वल्स टू 75,000। इफ़ द कॉरपोरेशन डिप्रिशिएट्स द मशीन अंडर MACRS, वही वाला मेथड है,
Using a 5-year recovery period, see table 4.2 on page 166 for the applicable depreciation percentages. Determine the depreciation charge for each year. अब आपसे बुक वैल्यू नहीं मांग रहा, वो कह रहा है कि डेप्रिसिएशन चार्ज बताएं हर साल क्या होगा. तो व्हाट आई हैव डन, मैंने ये देखो कॉस्ट पर ही निकाली है 75,000. मैंने ये 6 साल लिखे. 6 क्यों लिखे? क्योंकि हम 5 ईयर्स के अंडर हैं और 5 ईयर में 6 साल की डेप्रिसिएशन होती है. लुक एट इट. ठीक, अब मैंने उसी परसेंटेजेस को यहाँ से कॉपी करके यहाँ लिख लिया और फिर मैंने वो निकाली. कैसे? 75,000 का ये 20% तो ये आ गया, 75 का 32% लिया तो ये आ गया. यानी कि आपने इसी प्राइस का ये परसेंटेज चार्ज करते रहना है. तो ये आ गई हैं वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशंस. आप इन सबको ऐड करके देख लीजिएगा, आपका आंसर 75 के बराबर ही आएगा. दैट मीन्स के एसेट इज़ फुली डेप्रिशिएटेड, उसकी वैल्यू 0 हो चुकी हुई है 6 साल बाद. ठीक, ओके. यहाँ हमने बुक वैल्यू नहीं बतानी थी, तो मैंने सिर्फ बताया है कि डेप्रिसिएशन कितनी है. दैट्स इट. अब मैं आती हूँ टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर, ये रहा मेरे सामने 8. ओके जी. रिसर्च क्लिनिक परचेज्ड अ ब्लड टेस्टिंग मशीन 4 years ago for $96,000. It is important to note 4 years ago, 4 साल हो गए बाई किए हुए. It is being depreciated under MACRS with a 7-year recovery period using the percentages given in table 4.2 on page 166. Assume a 30% tax rate. ऑप्शन ए जी, व्हाट इज़ द बुक वैल्यू ऑफ द ब्लड टेस्टिंग मशीन, तो वो हमें निकालनी है. अब आ गई है, हमने 2 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं. तो मैंने क्या किया है, सिंपली क्योंकि ये हमने 7 ईयर रिकवरी पीरियड लिया है, तो मैंने अब 7 ईयर वाला कॉलम चूज़ किया और ये पहले 4 साल के फिगर्स को ऐड किया तो वो आता है 69%. तो मैंने कॉस्ट का लिया 69%, दैट इज़ 66,240, which means it is accumulated depreciation. And when I have to compute the book value, what I will do, I will take the difference of cost and accumulated depreciation. तो बुक वैल्यू कितनी आती है? 29,760. ठीक. ऑप्शन बी है इसकी, कैलकुलेट द क्लिनिक्स टैक्स लाइबिलिटी इफ़ इट सोल्ड द ब्लड टेस्टिंग मशीन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट्स. आगे उसने 4 तरह की सेलिंग प्राइसेस दी हुई हैं. ठीक, हमने क्या बताना है? टैक्स. पहली बात तो ये है कि टैक्स दिया किस पे जाता है? टैक्स ऑब्वियसली आपकी इनकम पे होता है. अब यहाँ कोई आपकी इनकम एसेट्स मेंशन तो नहीं है ना, ये तो आपने कोई अपना एसेट बेचा. तो जब भी आप अपना एसेट बेचते हो तो कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस होता है. कैपिटल गेन क्या होता है कि अगर आपकी एसेट की सेलिंग प्राइस बुक वैल्यू से एक्सीड कर जाए तो वी कॉल इट एज कैपिटल गेन. और कैपिटल लॉस क्या होता है कि अगर आपके सेलिंग प्राइस बुक वैल्यू से कम हो. जैसे अगर एक एसेट है, उसकी बुक वैल्यू हमने निकालना सीख ली है अभी. ठीक है, यानी कि वो वैल्यू आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट में शो हो रही है. अगर एक एसेट की बुक वैल्यू लेट से 10,000 है और आप जब उसे मार्केट में बेचने जाते हैं तो वो सिर्फ 5 का बिकता है, तो आपको तो लॉस हुआ ना 5,000 का. तो दिस इज़ कैपिटल गेन, कैपिटल लॉस. कैपिटल गेन है कि अगर आपकी सेलिंग प्राइस एक्सीड करे बुक वैल्यू से, एंड वाइस वर्सा कैपिटल लॉस हो जाएगा. तो टैक्स हमेशा कैपिटल गेन पर होता है, टैक्स सेलिंग प्राइस पर नहीं होगा. ये जो प्राइसेस गिवन है टैक्स इस पर नहीं होता, टैक्स आपकी इनकम पे होता है. एंड इनकम इज़ कैपिटल गेन इन टर्म्स ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर. तो हमने पहले कैपिटल गेन निकालना है, फिर हम बताएंगे जी टैक्स कितना होगा. जैसे जो फर्स्ट ऑप्शन है आप इसमें बताया सेलिंग प्राइस है जी 120,000, तो मैंने कैसे निकालना कैपिटल गेन? सेल्स प्राइस माइनस बुक वैल्यू. हमेशा फॉर्मूला ऑफ कैपिटल गेन यही होगा, सेल प्राइस माइनस बुक वैल्यू. 1,20,000 माइनस 29,760, दिस इज़ योर कैपिटल गेन. तो टैक्स आपने किस पे लेना है? जो कैपिटल गेन आया है, इसका 30% लिया, दैट इज़ इक्वल टू 27,072. दिस इज़ योर टैक्स लायबिलिटी. ठीक, 4 पार्ट्स गिवन थे, मैंने 2 सॉल्व किए हैं, एक ये वाला और एक लास्ट वाला, बाकी 2 खुद सॉल्व कर लीजिएगा. अब फॉर एग्जांपल आपकी सेलिंग प्राइस है 21,000, बुक वैल्यू कितनी है? 29,760, यानी कि आप बुक वैल्यू से कम कीमत पर बेच पा रहे हैं. तो बेसिकली हुआ क्या आपको? कैपिटल लॉस. मैं इससे पहले बात ऐड कर देती हूँ कि अगर कैपिटल गेन 0 हो जाए, यानी कि जहाँ पर सेलिंग प्राइस सेम हो बुक वैल्यू के, देयर इज़ नो गेन नो लॉस, वहाँ पर टैक्स भी 0 होता है. ठीक, लेकिन अगर सेलिंग प्राइस कम हो जाए और बुक वैल्यू ज़्यादा हो जाए तो क्या होता है? कैपिटल लॉस. कैपिटल लॉस के केस में भी
नॉर्मली ज़ाहिर टैक्स तो नहीं बनता, लेकिन यहाँ पर एक टर्म यूज़ होती है, समझो टैक्स सेविंग, कि आप बेसिकली अपना टैक्स सेव कर पाते हो। ये आप इसका 30% लेंगे, जो भी इसका आंसर आता है वो नेगेटिव होगा ना आंसर, क्योंकि ऑब्वियसली नेगेटिव फिगर है। तो जो नेगेटिव आंसर होगा इंडिकेट कर रहा होगा कि आपको इतना टैक्स सेव हो रहा है, दैट इज़ लाइबिलिटी, यानी कि यू हैव टू पे 27,072। इन दिस केस ये कुछ पेएबल नहीं है, ये आपकी टैक्स सेविंग हो रही है, क्योंकि आप लॉस में जा रहे हो, ठीक है। तो टैक्स हमेशा कैपिटल गेन पर पे किया जाता है, अगर कैपिटल गेन नहीं है तो टैक्स पेएबल भी नहीं होगा। हाँ, अगर ये दोनों सेम अमाउंट्स होती तो फिर ज़ीरो आता, ज़ीरो पे टैक्स नहीं होता, फिर आप ज़ीरो लिख देते कि क्योंकि कोई कैपिटल गेन है ही नहीं है तो फिर ज़ीरो है, राइट। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 9, जो कि सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 8 के। डिटर्मिन द टोटल टैक्सेस पेएबल विद a 20% टैक्स रेट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस। द asset was purchased 5 years ago for $4,60,200 and is being depreciated under MACRS using a 7-year recovery period. See table 4.2 on page 166 for the applicable depreciation percentages. राउंड आंसर्स टू द नियरेस्ट होल डॉलर, यानी पॉइंट्स में नहीं लिखना, आप उसको राउंड ऑफ कर लेंगे। ऑप्शन ए है जी, द एसेट इज सोल्ड फॉर $7,25,000। बी है एसेट इज सोल्ड फॉर $6,50,000। सी है द एसेट इज सोल्ड फॉर $1,012,44 एंड डी है द एसेट इज सोल्ड फॉर $92,244। अच्छा, अब गलती क्या होती है स्टूडेंट से, इमीडिएटली ये सेलिंग प्राइसेस देखी, इसी पे परसेंटेज का टैक्स की, सवाल ख़त्म हो गया। तो मैं बता दूं ऐसे नहीं है। द वेरी फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू इज़ यू हैव टू कंप्यूट द बुक वैल्यू। उसने आपको कॉस्ट प्राइस बताई हुई है, उसने बताया है जी 7 ईयर रिकवरी पीरियड है, यानी कि 7 ईयर वाला कॉलम यूज़ करना टेबल में से, और 5 साल यूज़ हो चुके हैं तो यानी कि हमने 5 ईयर्स की जब परसेंटेज को ऐड करना है और फिर हमने एक परसेंटेज चार्ज करनी है टू फाइंड आउट द एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। जो भी आपका आंसर आएगा आप डिफरेंस देंगे कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, दैट मीन्स यू हैव कंप्यूटेड द बुक वैल्यू ऑफ द एसेट। जब तक बुक वैल्यू नहीं होगी हम जो है वो टैक्स पर नहीं पहुंच सकते। क्यों? क्योंकि टैक्स हमेशा कैपिटल गेन पर होता है, एंड कैपिटल गेन का फॉर्मूला है सेलिंग प्राइस माइनस बुक वैल्यू। तो पहले आपको निकालनी है, अगर वो कहे, इसने यहाँ पर नहीं कहा बुक वैल्यू निकालें, वो कहें या ना कहें, यू हैव टू कंप्यूट द बुक वैल्यू फर्स्ट, राइट। एंड देन बुक वैल्यू निकालने के बाद आप जाएंगे टुवर्ड्स द डिफरेंस, के सेलिंग प्राइस इतनी है तो बुक वैल्यू ये है, डिफरेंस लेंगे। जितना डिफरेंस होगा आप उस पर टैक्स चार्ज करोगे। अगर कैपिटल गेन पॉजिटिव है तो आपका टैक्स लाइबिलिटी निकलेगी, ठीक। और अगर आपका कैपिटल गेन नहीं है, ज़ीरो है, सेम आंसर आ गया, तो फिर टैक्स लाइबिलिटी भी ज़ीरो हो जाएगी। और अगर कैपिटल लॉस है, यानी कि जहाँ पर सेलिंग प्राइस कम हो गई है, बुक वैल्यू ज़्यादा है, तो इन दैट केस आपकी टैक्स लाइबिलिटी भी नेगेटिव हो जाएगी, यानी कि आप टैक्स को सेव कर पा रहे हैं, राइट। तो दिस इज़ हाउ यू विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 10, MSF manufacturing company is considering the purchase of a new machine to improve its production efficiency. The company has total current assets amounting to $8,65,000 and total current liabilities of $6,73,000. As a result of the proposed replacement, the following changes are expected in the amount of the current assets and current liabilities noted. सवाल में क्या बता रहा है आपको कि उन्होंने कोई न्यू मशीन परचेज़ करनी है, राइट। और उससे पहले कि उसने करंट एसेट्स बताए हुए कितने हैं, करंट लाइबिलिटीज़ बताई हुई कितनी हैं, और अब वो कह रहे हैं कि इस चेंज के बाद ये चेंजेस पॉसिबल हैं। लुक एट दिस अमाउंट्स, ये अकाउंट्स हैं, कैश, इन्वेंट्रीज, अकाउंट्स रिसीवेबल, ये तीनों करंट एसेट्स होते हैं। अकाउंट्स पेएबल, नोट्स पेएबल, एक्रूवल्स, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, ये तीनों करंट लाइबिलिटीज़ हैं। और लास्टली लिख रहा है मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, ये भी करंट एसेट है। टोटल 4 करंट एसेट्स हैं और 3 करंट लाइबिलिटीज़ हैं। आगे वो ये बता रहा है कि वैल्यू क्या है, वो बता रहे हैं चेंज, यानी कि चेंज कितना आ रहा है, दैट्स इट। हमें नहीं पता कि पहले वैल्यू क्या थी, अब वैल्यू क्या है, वी डोंट नो। चेंज का मतलब क्या होता है, डिफरेंस। जैसे अभी आप लोगों ने किया होगा ना होरिज़ोंटल एनालिसिस, तो जो डिफरेंस है
कि अब डिफरेंस पॉजिटिव हो सकता है, डिफरेंस नेगेटिव हो सकता है। क्यों? अगर आपकी वैल्यू बढ़ गई है डिफरेंस पॉजिटिव है, और अगर वैल्यू कम हो गई तो डिफरेंस नेगेटिव है। तो चेंज मीन्स सिर्फ डिफरेंस बता रहा है क्या है, हमें नहीं पता कि इनकी एक्चुअल वैल्यूज़ क्या हैं, हमें नहीं मालूम। ठीक, यूजिंग द इंफॉर्मेशन गिवन कैलकुलेट any change in net working capital that is expected to result from this gested replacement plan। अच्छा, द वेरी फर्स्ट थिंग वी नीड टू नो इज़ कि वर्किंग कैपिटल होता क्या है। अच्छा, पहले हमने सीखा है ना एक रेशियो होती है करंट रेशियो, विच मीन्स करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज़, राइट। वर्किंग कैपिटल कहते हैं जी डिफरेंस, अब डिवाइड नहीं करना, डिफरेंस बिटवीन करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज़ इज़ योर वर्किंग कैपिटल। यानी करंट एसेट्स का डिफरेंस ले लो और करंट लाइबिलिटीज़ का डिफरेंस ले लो तो वो होता है वर्किंग कैपिटल। अब कह रहे हैं आपसे पूछ रहे हैं कि चेंज बताएं कि कैलकुलेट एनी चेंज इन नेट वर्किंग कैपिटल। तो मैं क्या करूँगी, मैंने इसको सॉल्व किया नहीं, अभी दिखा देती हूँ करके। आप पहले अपने सारे एसेट्स मेंशन करेंगे यहाँ पर, ठीक है, जो पॉजिटिव और नेगेटिव हो रहे हैं। लेट्स से मैंने यहाँ पे लिखा है जी करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ ही है ना। अब करंट एसेट्स हैं तो उसमें कैश आ रहा है विच सेज पॉजिटिव 43,500, इन्वेंट्री है -69,000, अकाउंट्स रिसीवेबल हैं पॉजिटिव 378,000, और मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ थी, मैं लिखने नहीं पूरा वर्ड, 0। यानी कि ये टोटल चेंज इन करंट एसेट्स है। करंट लाइबिलिटीज़ लिख लेती हूँ। उसने बताया आपको अकाउंट्स पेएबल हैं जी 0, नोट्स पेएबल हैं +230,000, और एक्रूवल्स लिख रहा है वो +38,000, राइट। अब ये मेरे पास क्या है, ये है चेंज इन एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़। मैं करती हूँ अभी सॉल्व इसको। मेरे सामने है जी 43,500, अब ये नेगेटिव साइन है तो मैं माइनस करूँगी, -69,000 +378,000, ये आ गया जी पॉजिटिव 352,500। ठीक, अब आती हूँ टुवर्ड्स द लायबिलिटी साइड, 230,000 +38,000, ये आ गया जी 268,000। अब मैंने ये भी पॉजिटिव भी है, ठीक। अब चूँकि मुझे निकालना है क्या, चेंज को डेल्टा से शो करते हैं इन नेट वर्किंग कैपिटल, राइट। तो क्या करूँगी, चेंज इन करंट एसेट्स माइनस चेंज इन करंट लायबिलिटीज़, डिफरेंस ले रहे हैं चेंजेस का, इसीलिए नाम है चेंज है। करंट एसेट्स चेंज था 352,500 और इसका था -268,000। ये माइनस साइन इसलिए है कि डिफरेंस ले रहे हैं, ये पॉजिटिव ही है। 352,500 -268,000 which means 84,500। अगेन इट इज़ पॉजिटिव, ठीक। अब मैं एक बात यहाँ पर ऐड कर देती हूँ, आप लोगों को बताया मैंने पहले वैसे कि जब भी करंट लायबिलिटीज़ बढ़ती हैं तो हम इसे कहते हैं इनफ्लो। आपने कोई लोन लिया होगा, कैश आ रहा है, ठीक है। और जब भी करंट एसेट्स बढ़ते हैं तो उसे हम कहते हैं आउटफ्लो। जैसे कोई इन्वेंट्री बढ़ गई है, कैश नहीं आ रहा, स्टॉक बढ़ गया, आपका कैश, आपका जो मतलब कैश है वो पाइल अप हो रहा है इनटू डिफरेंट अदर अकाउंट्स। तो एसेट्स का बढ़ना इज़ आउटफ्लो एंड लायबिलिटीज़ बढ़ना इनफ्लो। अब इन केस ये था आपके लिए आउटफ्लो और ये था इनफ्लो, लेकिन चूंकि आउटफ्लो ज़्यादा है, वैल्यू ज़्यादा है ना इसकी इनफ्लो से, तो नेट चेंज क्या आया है, पॉजिटिव है,
दैट मीन्स कि करंट एसेट ज़्यादा थे, तो आई कैन रेफर इट एज कैश आउटफ्लो। ठीक, अब है बी ऑप्शन मेरे सामने। एक्सप्लेन वाई अ चेंज इन दीज करंट अकाउंट्स वुड बी रेलिवेंट इन डिटर्मिंग द इनिशियल इन्वेस्टमेंट फॉर द प्रपोज्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब इनिशियल इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, यानी कि हमारा कैश आउटफ्लो होता है ना, दैट मीन्स कैश का जाना। इनिशियल इन्वेस्टमेंट मतलब ये होता है ना कि हम ये एक्चुअली बता रहे होते हैं कि कितना कैश एक्सपेंडिचर हुआ, कितना कैश चला गया। तो ये जो चेंज आपको बता रही है, मैंने पहले बताया कि ये कैश आउटफ्लो को रेफर कर रहा है। तो इससे हमें आइडिया हो रहा है कि बेसिकली चूँकि इनिशियल इन्वेस्टमेंट में कैश आउटफ्लो होता है, तो यही बात हमें यहाँ से पता चल रही है इस चेंज इन नेट वर्किंग कैपिटल से। सी पार्ट है जी, वुड द चेंज इन नेट वर्किंग कैपिटल एंटर इनटू एनी ऑफ द अदर कैश फ्लो कंपोनेंट्स दैट मेकअप द रेलिवेंट कैश फ्लोज एक्सप्लेन। तो इसका जवाब ये है कि जी टर्मिनल कैश फ्लोज में भी हम लोग देख रहे होते हैं वर्किंग कैपिटल के चेंजेस को, लेकिन वो कैसे देते हैं तो भी हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे, ऑब्वियसली हमें पढ़ना है उसको डिटेल में भी। तो फिलहाल सिर्फ इसका जवाब इतना है कि टर्मिनल कैश फ्लो में भी हम इसको यूज़ कर रहे होते हैं। मैं रिपीट कर देती हूँ, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कैश फ्लोज। एक है जी इनिशियल इन्वेस्टमेंट, एक है ऑपरेटिंग कैश फ्लोज, और है एक है टर्मिनल कैश फ्लो। तो मैंने यहाँ पे नाम दिया है टर्मिनल कैश फ्लो का। ठीक।